આપણને અર્બન કંપની કે જે એક ઇન્ટરનેટ ન્યૂ એજ કંપની તરીકે આપણને છેલ્લા ઘણા સમયથી જાણીએ છીએ, એનો આઈપીઓ આજથી ઓપન થયો છે કંપની દ્વારા. ખાસ કરીને અહીંયાથી ઓલમોસ્ટ 1900 કરોડની આજુબાજુનો આઈપીઓ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે. પરમ દિવસ સુધી તમે આની અંદર રોકાણ કરી શકો છો અને 98થી લઈને 103ની પ્રાઇસ બેન્ડ અહીંયા રાખવામાં આવી છે. તો આપણી સાથે અત્યારે અર્બન કંપની લિમિટેડના સીએમડી અને સીईओ अभिराज सिंह बहल अपनी साथ जोड़ाया है. अभिराज सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाज़ार पर. और सर, सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ वैसे उस तरीके से जानना चाहेंगे, वैसे आपका हमें बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया है, लेकिन जो सर रेवेन्यू आती है या तो पर ऑर्डर रेवेन्यू है, उसमें से कंपनी के पास कितना आता है, गीग वर्कर को कितना परसेंटेज जाता है, कितना परसेंटेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाता है, सर ये सारी डिटेल थोड़ी एक ब्रीफ में आप बता पाएँ. सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए. अर्बन कंपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए कस्टमर्स अपने घर पे अलग अलग प्रकार की सर्विसेज बुक कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटी सर्विसेज हो, साफ़ सफाई की सर्विसेज हो, किसी भी अप्लायंस को ठीक करना हो, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या फिर घर की पेंटिंग हो. हम कस्टमर्स को क्वालिटी और रिलायबिलिटी अश्योर करते हैं और अब हमारे जितने भी सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनको एक्सटेंसिवली ट्रेन करते हैं, उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से इन सर्विसेज को हम आपके घर तक लेके आते हैं. तो आज की तारीख में हम छोटे हैं. पूरी इंडस्ट्री की तुलना की जाए तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. 5 से 5.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि आने वाले समय में अगले 5 साल में उम्मीद है कि 9 लाख करोड़ की हो जाएगी. हमारा जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है. तो हमारा ये गोल रहेगा कि आने वाले समय में हम इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर सकें, इसमें स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल ला सकें और कस्टमर्स को एक बेहतर विकल्प दे सकें. जी सर. सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक लगभग 472 करोड़ का एक फ्रेश इशू है सर, जो वहाँ से जो प्रोसीडिंग्स आएगा वो कहाँ पर यूज़ करेंगे आप? आईपीओ में हम तकरीबन 472 टू बी प्रिसाइज करोड़ का फ्रेश इशू कर रहे हैं. इसमें अधिकतर हिस्सा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ किया जाएगा. एक भाग हमने ऑफिस लीज पेमेंट्स के लिए रखा है, जो कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएगा, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग फुटप्रिंट बढ़ा सकें, ट्रेनिंग में और निवेश कर सकें. मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी हमने कुछ हिस्सा रखा है, ताकि हम नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सकें, अपने प्लेटफॉर्म की रीच को और आगे बढ़ा सकें और ग्रो कर सकें. और फाइनली बचा हुआ हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रहेगा. इस आईपीओ में 1428 करोड़ का ओएफएस है. हमारे कुछ शुरू के जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी इस आईपीओ में बेच रहे हैं. जो 3 प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो आईपीओ में अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे. और हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ में एंकर बुक में भी आए हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि स्टेडव्यू कैपिटल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स, आरोही, ड्रैगनीर और प्री आईपीओ में प्रोसेस और एलिवेशन होल्डिंग्स. ये हमारे 6 इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्री आईपीओ और आईपीओ के एंकर बुक में कंपनी में निवेश कर रहे हैं. जी सर, आपसे सर ये भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप सिर्फ अभी इंडिया के अंदर सर्व कर रहे हैं या इंडिया के बाहर भी सर्व कर रहे हैं, और बाहर कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया से सर आ रहा है? हिंदुस्तान के अलावा हम 3 अलग देशों में हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर और एक जॉइंट वेंचर 50-50 जॉइंट वेंचर के थ्रू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में. FY25 में करीब 13% रेवेन्यू हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आया और बाकी का इंडिया से आया. और जो बिजनेस मॉडल है तकरीबन इंटरनेशनली भी वही है जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं.
तो सर आप अदर देन सर्विस और क्या प्रोवाइड करते हैं, और जो अदर आपके सेगमेंट है वहाँ से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपको मिलता है सर? देखिए, अधिकतर जो हमारा रेवेन्यू है 90% के आसपास FY25 में, वो सर्विसेज से ही आया है, सर्विस प्रोविजन से ही आया है, अलग अलग टाइप की घरेलू सर्विसेज देकर। लेकिन 10% हमारा जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स बेच के भी आया है, जिसमें कि दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स, हमारा मानना है कि हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और हमारे सर्विस इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हैं, और इसका फ्यूचर पोटेंशियल ब्राइट है। तो इनको कस्टमर्स को बेच के 10% रेवेन्यू का जो हिस्सा है FY25 में वो आया था। जी सर। सर एक चीज़, आपने FY25 की बात की, तो रिसेंटली आप FY25 में थोड़े प्रॉफिटेबल हुए हैं सर, ये टर्न अराउंड कैसे हुआ है फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट? देखिए, अगर मैं बात करूँ हमारे रेवेन्यूज़ की, FY22 से FY25 3 साल का अगर मैं एक पीरियड लूँ, तो FY22 में हमारे रेवेन्यूज़ 437.6 करोड़ थे, जो कि बढ़ के FY25 में 1144.5 करोड़ तक पहुंच गए। तो तकरीबन तकरीबन 707 करोड़ का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में इन 3 साल के पीरियड में। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान था FY22 में, वो घट के करीब 312 करोड़ का नुकसान था FY23 में। तकरीबन तकरीबन 93 करोड़ का नुकसान था FY24 में, और 28.6 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का प्रॉफिट था। डिफर्ड टैक्स एसेट एक है, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर जो प्रॉफिट्स है उसके अगेंस्ट जो हमारे इनकर्ड लॉसेस हैं, ताकि हमें उन इनकर्ड लॉसेस का बेनिफिट हो टैक्सेशन में, इसीलिए वो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बट मोटा मोटा हमें ये मानना चाहिए कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने करीब 436 करोड़ से 1145 करोड़ तक का रेवेन्यू ग्रो किया है, और इस दौरान कंपनी ब्रेक इवन तक तकरीबन तकरीबन पहुंच गई है, क्योंकि हमारे जैसे बिजनेस मॉडल में जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग वगैरह, ये फ्रंट लोडेड होते हैं। और जैसे जैसे कि आप बिजनेस को स्केल करते हैं, जो आपका ग्रॉस मार्जिन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इसलिए फिक्स कॉस्ट उस स्पीड से नहीं ग्रो करते जिस स्पीड से कि रेवेन्यू ग्रो किया है। और इंक्रीमेंटल जो आप बिजनेस ग्रॉस मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करता है, उसका फ्लो थ्रू टू द बॉटम लाइन अच्छा रहता है। तो यही जर्नी रही है हमारी पिछले 3 सालों में। अभी तो देखिए, कंपनी मोर और लेस ब्रेक इवन के ही कगार पे है। आगे आने वाले समय में हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम टॉप लाइन ग्रो करते रहें, और ओवर टाइम कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाएं, स्पेशली हमारा इंडिया बिजनेस जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। जो हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि नेटिव या फिर इंस्टा हेल्प, इनमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और क्वार्टरली अर्निंग्स में हम मार्केट्स को एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच के साथ हर बिजनेस सेगमेंट समझाएंगे, उसकी क्या ग्रोथ है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स है, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो मार्जिन कैसे एक्सपैंड होगा, अगर वो आज लॉस मेकिंग है तो क्या पाथवे रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी का। इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। जी सर, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर आपने। लेकिन एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, आप जिस सेगमेंट में कैटर कर रहे हैं वहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत बड़ा कंपटीशन आता है, तो आपका अभी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मिला के मार्केट शेयर सर कितना होगा? देखिए, मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही बड़ा है। आज की तारीख में 5 से 5.5 लाख करोड़ का मार्केट है होम सर्विसेज का, रेड सीयर की रिपोर्ट के हिसाब। और 1% ही तकरीबन ऑर्गेनाइज्ड है और ऑनलाइन है। तो कंपटीशन तो है, अलग अलग छोटे प्लेयर्स हैं, न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी हैं, लेकिन सबको भी अगर मैं जोड़ लूँ तो हम सब तकरीबन 1% से ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी अर्बन कंपनी के लिए भी और बाकी सारे प्लेयर्स के लिए भी इस मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की है। अगर हम सब मिलकर
आने वाले कुछ सालों में और आने वाले दशक में इस 1% के नंबर को 10, 15, 20% तक पहुंचा सकते हैं, जो कि बाकी कैटेगरीज में देखा गया है, इंडिया में भी और बाहर भी। तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो आसान नहीं होगा, उसमें उसको हासिल करने के लिए हमें ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और कस्टमर एक्सेलेंस, इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर्स को ये विश्वास होना चाहिए कि अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें बेहतरीन सर्विस मिलती है, कन्वीनियंटली मिलती है और वो सेफ और सिक्योर है। अगर हम इसको मेंटेन कर सके और इम्प्रूव कर सके, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट तो बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी हम जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी है। सर, मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन सर यहाँ पर आपके बिजनेस में एक थोड़े रिस्क है, खास करके एक सर्विस प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करें तो सर इसको आप कैसे टैकल कर रहे हो और कैसे क्या क्या रिस्क है जो अभी आप फेस कर रहे हैं? देखिए, हर बिजनेस में रिस्क्स होते हैं। हमारा ये काम है एज अ मैनेजमेंट कि हम उन रिस्क्स को जितना अच्छे से हो सके मिटिगेट करें। अ, और अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो कई बार वो रिस्क्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको, तो सेफ्टी एंड ट्रस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है हमारा। जब भी कोई कस्टमर घर पे किसी भी सर्विस प्रोफेशनल को बुलाता है, तो कस्टमर की सेफ्टी और सर्विस प्रोफेशनल की सेफ्टी, ये दोनों चीज़ें बहुत अ, महत्वपूर्ण हैं। और ये एक रिस्क है एक तरीके से। लेकिन यदि प्लेटफॉर्म इस चीज़ पे फोकस करे, बैकग्राउंड चेक्स करे सारे प्रोफेशनल्स का, सेफ्टी सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करे, SOS हेल्पलाइंस हो, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हो, ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, तो कस्टमर्स को भी और सर्विस प्रोफेशनल्स को भी ये फीलिंग होती है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम जाएंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। और एक तरीके से ये रिस्क प्लेटफॉर्म के लिए ग्रोथ ड्राइवर भी बन जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो हर रिस्क्स तो हैं, किसी भी बिजनेस में होते हैं, लेकिन हर रिस्क एक अपॉर्चुनिटी भी है। यदि आप उस पर काम करें, उन प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करें, तो वो रिस्क आप मिटिगेट कर सकते हैं एंड ओवर टाइम उसको एक ग्रोथ ड्राइवर भी बना सकते हैं कंपनी का। जी सर, और सर आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज है उसमें रेपुटेशन ऑफ कस्टमर एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सर यहाँ पर आपका कस्टमर रेपुटेशन का रेशियो क्या होगा? देखिए, हमारा बिजनेस एक रिपीट का बिजनेस है। कस्टमर्स को अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट हो, तो वो बार बार आते हैं और बार बार वही सर्विस लेते हैं और अलग अलग और दूसरी सर्विसेज भी लेते हैं। हमने अपने RHP में डिस्क्लोज किया है कि FY25 में तकरीबन 82% हमारा जो बिजनेस था वो रिपीट कस्टमर से आया था। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में ये नंबर 85% से ज़्यादा था। तो बिजनेस अधिकतर एक रिपीट बिजनेस ही मैं कहूँगा है। उसी के साथ अभिराज सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो हमें समझाई। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईपीओ पे इन डिटेल चर्चा करने के लिए। एंड वी होप कि आपका आने वाला आईपीओ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।